दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक तेज रफ्तार ट्रेन से होती है, जहां बाहर एक ट्रेन अटेंडेंट सभी यात्रियों के टिकट चेक कर रहा होता है। लेकिन उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर नहीं पड़ती जो चुपके से ट्रेन में चढ़ चुकी होती। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगते हैं, वह लड़की दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन बाहर मौजूद किसी भी इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगती। दरवाजे बंद होते ही वह अंदर का नजारा देखकर घबरा जाती है। सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ है और वेटिंग एरिया में ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे अभी अभी कोई बड़ा दंगा हुआ। तभी ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाती है। इसी बीच एक छोटी बच्ची खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी अचानक वह देखती है कि ट्रेन अटेंडेंट को किसी ने नीचे गिरा दिया। यह देखकर बच्ची बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत अपने पापा को बताना चाहती है, लेकिन वे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद बच्ची देखती है कि एक यात्री ट्रेन अटेंडेंट को बताता है कि टॉयलेट के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। यह सुनकर अटेंडेंट वहां पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर एक भिखारी बुरी तरह कांपता हुआ दिखाई देता है। अटेंडेंट उसका टिकट चेक करना चाहता है, लेकिन वह आदमी इतना डरा हुआ होता है कि उसकी हरकतें किसी पागल इंसान जैसी लग रही होती हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बेहद खौफनाक चीज देखी हो। उधर दूसरे डिब्बे में वही रहस्यमयी लड़की अपनी स्टॉकिंग्स को अपनी टांगों पर कसकर बांध रही होती है। उसे एहसास हो चुका था कि उसके शरीर पर उसका कंट्रोल खत्म होने वाला है और अगले ही पल बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ मिनट बाद वह लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंचता। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अब उसके बस में ही नहीं रहा। वह किसी तरह दरवाजा खोलती है, लेकिन तुरंत अपना संतुलन खो बैठती है। उसका सिर जोर से दीवार से टकराता है और वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि ट्रेन में मौजूद किसी भी इंसान को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर में यही ट्रेन मौत का चलता फिरता अड्डा बनने वाली है। इसी दौरान सू आन टॉयलेट जाने के लिए उठती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, एक भारी भरकम आदमी उसे रोक देता है। वह बताता है कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी अंदर है, इसलिए वह दूसरे डिब्बे का टॉयलेट इस्तेमाल करती है। उधर एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग के लिए निकलती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी उसी लड़की पर पड़ती है। लड़की की हालत देखकर वो तुरंत अपने मैनेजर को बुलाती है। इसी समय सू आन के पापा, जिनका नाम सियोक है, अचानक जाग जाते हैं। उनकी जेब में रखा फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा होता है। वे देखते हैं कि उनकी बेटी अपनी सीट पर नहीं है, लेकिन कंपनी से आए जरूरी कॉल की वजह से पहले फोन उठा लेते हैं। फोन खत्म होने के बाद उन्हें कॉरिडोर में ट्रेन अटेंडेंट के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। जिस तरह वो भागते हुए जा रहा, उससे साफ लग रहा था कि ट्रेन में कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अब सियोक भी बेचैन हो जाता है और तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर बाकी यात्री टीवी पर चल रही इमरजेंसी न्यूज देखने में लगे हुए थे। वहीं फीमेल अटेंडेंट बेहोश पड़ी लड़की के पास खड़ी मदद का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी इंटरकॉम अचानक काम करना बंद कर देता है और अगले ही पल वह लड़की पूरी तरह बदल जाती है। कुछ सेकंड पहले जो लड़की दर्द से तड़प रही थी, अब वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जब फीमेल अटेंडेंट मदद के लिए चीखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ती। दूसरे यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह उन्हें भी अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन जिस किसी को भी ज़ॉम्बी काटता है, कुछ ही पलों में वह भी उसी की तरह खूंखार बन जाता है। ताए जून अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक संक्रमण तेजी से फैल चुका होता है। उधर मैनेजर हालात देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर जाता है। सियोक जब लोगों को जान बचाकर भागते हुए देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचता है, उसकी आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी एक अटेंडेंट की गर्दन पर हमला कर देता है। बस यही वह पल था जब सियोक को समझ आ गया कि ट्रेन में कोई साधारण हादसा नहीं हुआ, बल्कि एक जानलेवा वायरस फैल चुका है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी सू आन को जिंदा बचाकर इस डरावने नरक से बाहर निकाल। कुछ ही मिनटों में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूरे डिब्बे में सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी। जिस इंसान को ज़ॉम्बी काट रहा था, वह कुछ ही पलों में खुद भी उसी की तरह खूंखार बनकर बाकी लोगों पर टूट पड़ रहा था। सियोक अपनी बेटी सू आन का हाथ पकड़कर पीछे की ओर भागता है, लेकिन डर के मारे सू आन के कदम तक नहीं उठ रहे थे। पीछे से एक ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार में उनकी तरफ दौड़ रहा था। तभी सामने पड़े एक संक्रमित यात्री में भी वायरस पूरी तरह फैल चुका था और वह भी हमला करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सियोक बिना समय गंवाए उसे धक्का देकर रास्ता बनाता है और किसी तरह अपनी बेटी को लेकर आगे निकल जाता है। अब तक पीछे के लगभग सभी डिब्बों पर ज़ॉम्बियों का कब्जा हो चुका था। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ टॉयलेट के पास मौजूद था। लोगों को जान बचाकर भागते देख उसने तुरंत अपनी पत्नी को बाहर बुलाया। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है और बीच में फंसा हुआ सियोक दिखाई देता है। शुरुआत में डोंग को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वह सच्चाई जानने के लिए एक संक्रमित आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह ज़ॉम्बी उसी पर हमला कर देता है। किसी तरह ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकता है और सियोक अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाता है। डोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर कई ज़ॉम्बियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक इंसान पर जाती है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपनी पत्नी से तुरंत वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से और भी ज़ॉम्बी आते दिखाई देते हैं, इसलिए डोंग भी बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सियोक आखिरकार ट्रेन के एक सुरक्षित डिब्बे तक पहुंच जाता है। यहाँ बैठे लोग टीवी पर इमरजेंसी न्यूज देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने डरे हुए यात्रियों को अंदर आते देखा, उन्हें भी समझ आ गया कि टीवी पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वही इस ट्रेन में भी हो रहा। इसी बीच डोंग और उसकी पत्नी भी जान बचाकर उसी डिब्बे की तरफ भाग रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दरवाजा तुरंत बंद कर दो। दरवाजा लगभग बंद भी हो जाता है, लेकिन बीच में अटक जाता है। सियोक देखता है कि ऊपर लगा लॉक फंस गया है। वह उसे खोल देता है। अब उसके पास मौका था कि वह डोंग और उसकी पत्नी का इंतजार करे, लेकिन डिब्बे के अंदर मौजूद लोग और वह
वह बुजुर्ग लगातार दबाव बनाने लगते हैं। आखिर मजबूर होकर सियोक दरवाजा बंद कर देता है। सू आन बार बार रोते हुए अपने पापा से कहती है कि दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन अब कुछ भी करना आसान नहीं था। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बचाने के लिए अकेले ही कई ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि अंदर बैठे लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद ही दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। तभी सियोक एक बेहद जरूरी बात नोटिस करता है। उसे समझ आता है कि ज़ॉम्बी अपने आप दरवाजा खोलना नहीं जानते। वह तुरंत डोंग से कहता है कि दरवाजा खुला छोड़ दो। इसी दौरान डोंग की पत्नी जमीन पर गिरा हुआ पानी उठाती है और अखबार की मदद से कांच पर चिपका देती है। बाहर से कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और ज़ॉम्बी अचानक शांत हो जाते हैं। तभी सभी को समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी देखने और आवाज के सहारे शिकार करते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वही स्वार्थी बुजुर्ग अब लोगों के सामने सारा दोष सियोक पर डालने लगता है, जैसे सारी गलती उसी की हो। तभी ट्रेन में घोषणा होती है कि ऊपर से आदेश मिला है कि अगले स्टेशन पर दंगे जैसी स्थिति है, इसलिए ट्रेन वहां नहीं रुकेगी। लेकिन वह बुजुर्ग ट्रेन अटेंडेंट को पैसे देने की बात कहकर जबरदस्ती अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकवाने की कोशिश करता है। उसी समय सियोक के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। रोती हुई माँ बताती है कि उनके घर में भी ज़ॉम्बी घुस आए हैं और उन्हें भी काट लिया गया है। मरने से पहले भी उन्हें अपनी जान की नहीं, बल्कि अपने बेटे और पोती की चिंता। कांपती हुई आवाज में वह बस इतना कहती हैं कि हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहते कहते उनकी आवाज बदलने लगती है और कॉल अचानक कट जाता है। सियोक सब कुछ समझ चुका था, अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बची थी, हर हाल में अपनी बेटी सू आन को जिंदा बचाना। तभी ट्रेन अचानक जोर का इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। खिड़की से बाहर देखते ही सभी यात्रियों के होश उड़ जाते हैं। स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे, लेकिन वे इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी थे। यह नजारा देखकर पूरा डिब्बा सन्न रह जाता है। सियोक तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है, क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि यह वायरस सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। ट्रेन किसी तरह उस खौफनाक स्टेशन को पार कर जाती है, लेकिन अब किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी। हर किसी को समझ आ चुका था कि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। इसी बीच पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। सरकार लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील करती है और बिना वजह बाहर निकलने से मना कर देती है। लेकिन इस ट्रेन में बैठे लोगों के पास अब भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन के कंडक्टर ने घोषणा की कि अब ट्रेन अगले स्टेशन डेजोन पर रुकेगी, जहां सेना पहले से तैनात है। यह खबर सुनते ही सभी यात्रियों के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौट आती है। उधर डोंग अपनी पत्नी और सू आन से बातें करने लगता है। वह मजाक मजाक में सियोक के बारे में पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। सू आन मासूमियत से बताती है कि उसके पापा एक फंड मैनेजर हैं। ये सुनते ही डोंग हंसते हुए कहता है, अच्छा, यानी लोगों का खून चूसने वाला काम करते हैं। डोंग की पत्नी तुरंत बात संभालती है ताकि बच्ची को बुरा न लगे। वह सू आन को कैंडी देती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हलचल महसूस करवाती है। यह छोटा सा पल दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बना देता है। दूसरी तरफ सियोक अपने एक खास संपर्क को फोन करता है, जो सरकारी अधिकारी होता है। वह उसे बताता है कि डेजोन स्टेशन पर सभी यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन वह सियोक को एक अलग रास्ता भी बता देता है। वह कहता है, मुख्य गेट से मत निकलना, पूर्वी गेट पर आना, मेरे लोग वहीं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। सियोक ये बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पास बैठा वही भिखारी उसकी पूरी बातचीत सुन चुका है। कुछ देर बाद ट्रेन आखिरकार डेजोन स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, सभी लोग सावधानी से नीचे उतरते हैं, लेकिन पूरे स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई पुलिस, न कोई सेना और न ही कोई अधिकारी। उधर ट्रेन का कंडक्टर पीछे की तरफ जाता है और वहाँ जो नजारा देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। इसी दौरान वही स्वार्थी बुजुर्ग फिर अपनी चाल चलने लगता है। वह बताता है कि पूरा शहर सील किया जा चुका है और अब सिर्फ बुसान ही सुरक्षित बचा है। वह कंडक्टर से कहता है कि इंजन अलग करके सिर्फ उसे बुसान ले जाए, लेकिन कंडक्टर उसकी बात अनसुनी कर देता है और बाकी यात्रियों को चेतावनी देने चला जाता है। उधर सियोक अपने अधिकारी को ढूंढते हुए पूर्वी गेट की तरफ बढ़ता है। यह देखकर डोंग और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं कि वह बाकी लोगों को छोड़कर अकेले जा रहा है। सू आन अपने पापा के पीछे जाना चाहती है, लेकिन तभी वही भिखारी सभी को बता देता है कि उसने सियोक की पूरी बातचीत सुन ली थी। वह कहता है कि बाकी लोगों को अलग रखा जाएगा, जबकि सियोक सीधे सुरक्षित जगह जाने वाला है। यह सुनकर सू आन तुरंत बाकी यात्रियों को बुलाने दौड़ पड़ती है, लेकिन सियोक उसे रोक देता है। वह अपनी बेटी से कहता है, ऐसे समय में सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। ये बात सुनकर सू आन का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ये शब्द सीधे सियोक के दिल में उतर जाते हैं, लेकिन अभी उसके पास रुककर समझाने का समय नहीं था। उधर डोंग को स्टेशन का माहौल शुरू से ही अजीब लग रहा था। जैसे ही वह एस्केलेटर से नीचे उतरता है, उसकी नजर सामने खड़े सैनिकों पर पड़ती है। पहली नजर में लगता है कि सेना उनकी मदद के लिए खड़ी है, लेकिन अगले ही पल सभी सैनिक एक साथ मुड़ते हैं और तब पता चलता है कि वे सभी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बस फिर क्या, पूरा स्टेशन चीखों से गूंज उठता है। संक्रमित सैनिक बिजली जैसी रफ्तार से लोगों पर टूट पड़ते हैं। जो भाग नहीं पाते वे कुछ ही सेकंड में उनका शिकार बन जाते हैं। डोंग बिना एक पल गंवाए अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर एस्केलेटर से छलांग लगा देता है। इसी वजह से दोनों की जान बच जाती है। उधर सू आन भी ज़ॉम्बियों के बीच फंस जाती है। डर के मारे उसके पैर तक नहीं हिल रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने ही वाला होता है कि आखिरी पल में डोंग वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसी दौरान सियोक भी ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। एक ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वह पास पड़ी एक किताब उसके मुंह में ठूंसकर किसी तरह खुद को बचा लेता है। डोंग तुरंत एक डंडे की मदद से दरवाजा अटका देता है ताकि बाकी लोग भी सुरक्षित अंदर आ सकें। वह सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भागता, बल्कि पीछे फंसे लोगों की भी पूरी कोशिश करके मदद करता है। आखिरकार सियोक भी वहां पहुंच जाता है और सभी मिलकर ट्रेन के अंदर वापस चढ़ने में
सफल हो जाते हैं। लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी, ट्रेन के बाहर की दुनिया भी उतनी ही खतरनाक बन चुकी थी जितनी ट्रेन के अंदर। किसी तरह सभी लोग दोबारा ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि अब सभी अलग अलग डिब्बों में फंस चुके। डोंग अपनी पत्नी को फोन करता है, तभी उसे पता चलता है कि वह सू, आन और एक बुजुर्ग महिला के साथ डिब्बा नंबर 13 में फंसी हुई है। दूसरी तरफ सियोक, डोंग और वह बेघर आदमी डिब्बा नंबर 9 में मौजूद थे, यानी अपने परिवार तक पहुंचने के लिए उन्हें ज़ॉम्बियों से भरे कई डिब्बे पार करने थे। तीनों फैसला करते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी बीच ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल होती है। अंधेरा होते ही डोंग सबसे आगे बढ़ता है और दोनों बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। मौका मिलते ही वे पहले डिब्बे में घुस जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, लेकिन जैसे ही वे अगले डिब्बे में पहुंचते हैं, ताए जून अचानक वहीं रुक जाता है। उसके सामने कोई अनजान ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उसके अपने बेसबॉल टीम के साथी खड़े थे जो अब पूरी तरह संक्रमित हो चुके थे। वह उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन ज़ॉम्बियों के लिए अब दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं बची थी। वे सीधे उन पर टूट पड़ते हैं। मजबूरी में डोंग अकेले ही उन सभी का सामना करता है। अपनी जबरदस्त ताकत से वह एक एक करके ज़ॉम्बियों को नीचे गिराता है, जबकि सियोक और बेघर आदमी उसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दौरान ट्रेन सुरंग से बाहर निकल जाती है और रोशनी आते ही ज़ॉम्बी फिर से उन्हें देख लेते हैं। तीनों किसी तरह बचते हुए नीचे झुक जाते हैं। तभी अचानक ऊपर रखा एक सामान नीचे गिरता है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। यहीं सियोक को एक बेहद जरूरी बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी अंधेरे में लगभग कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बेहद तेज होती है। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब तीनों इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला करते हैं। अगली सुरंग आने से पहले सियोक डोंग का मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर सेव करता है। जैसे ही ट्रेन दोबारा सुरंग में दाखिल होती है, तीनों चुपचाप सीटों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर सियोक मोबाइल को पीछे छोड़ देता है और अपने फोन से उस पर कॉल कर देता है। रिंगटोन बजते ही सारे ज़ॉम्बी उसी आवाज की तरफ भाग जाते हैं। इस शानदार चाल की वजह से तीनों बिना लड़े पूरा डिब्बा पार कर लेते हैं और आखिरकार डिब्बा नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ डोंग अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ सू, आन भी अपने पापा को देखकर खुशी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं। सुरंग खत्म होने वाली थी और बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी फिर से उन्हें देख सकते थे, इसलिए सभी लोग जल्दी से टॉयलेट के अंदर छिप जाते हैं। अब उन्हें अगले मौके का इंतजार था ताकि वे बाकी बचे डिब्बे भी पार करके सुरक्षित लोगों तक पहुंच सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं थी आगे उनका सामना ज़ॉम्बियों से, बल्कि इंसानों की स्वार्थी सोच से होने वाला है। अगली सुरंग का इंतजार खत्म होते ही सियोक, डोंग और उनके साथी एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं। अब उनके और सुरक्षित डिब्बे के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था, लेकिन जैसे ही वे आखिरी डिब्बे तक पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। जिस दरवाजा के पीछे उनके अपने लोग बैठे थे, वही लोग अब दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देते हैं। अंदर मौजूद स्वार्थी यात्री मान चुके थे कि इतनी बड़ी ज़ॉम्बी भीड़ को पार करके कोई इंसान जिंदा नहीं आ सकता। उनके मुताबिक ये सभी लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे और दरवाजा खोलना मतलब मौत को खुद बुलाना था। सू, आन, डोंग की पत्नी और बाकी लोग लगातार दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वह स्वार्थी बुजुर्ग पूरे डिब्बे के लोगों को भड़काने लगा। वह कहता है कि अगर इन्हें अंदर आने दिया तो हम सब मर जाएंगे। डर इतना बढ़ चुका था कि किसी ने भी इंसानियत दिखाने की हिम्मत नहीं की। उधर बाहर खड़े डोंग, सियोक और उनके साथी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से कई लोग मिलकर उसे कसकर पकड़े हुए थे। इसी बीच ज़ॉम्बियों की भीड़ फिर से उनके पीछे पहुंच जाती है। अब डोंग अपने शरीर को ही ढाल बना लेता है। वह अकेला दरवाजे के सामने खड़ा होकर दर्जनों ज़ॉम्बियों को रोकने लगता है ताकि उसके बाकी साथी किसी तरह अंदर जा सके। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। डोंग समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बियों को रोकता रहता है और सियोक से कहता है कि उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे को हर हाल में सुरक्षित बुसान पहुंचाना। उसकी पत्नी रोते हुए उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन डोंग मुस्कुराकर उसे हिम्मत देता है। इसके बाद वह अपने होने वाले बच्चे का नाम भी बताता है और आखिरी बार अपनी पत्नी को प्यार भरी नजर से देखता है। उधर सियोक और बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं और सभी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन डोंग वहीं पीछे रह जाता है। संक्रमण अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था, फिर भी वह अपनी आखिरी सांस तक ज़ॉम्बियों को आगे बढ़ने से रोकता रहे। कुछ ही सेकंड बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है और इस तरह कहानी का सबसे बहादुर इंसान हमेशा के लिए सबको छोड़कर चला जाता है। डोंग की कुर्बानी देखकर सियोक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा उसे उन लोगों पर आता है जिन्होंने डर की वजह से दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। वह गुस्से में उस स्वार्थी आदमी को जोरदार मुक्का मार देता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गलती करने वाले लोग खुद को सही साबित करने में लगे हुए। वही स्वार्थी बुजुर्ग फिर से सबको भड़काता है और कहता है कि सियोक और उसके साथी संक्रमित हैं। डरे हुए लोग बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेते हैं और सियोक, सू, आन, डोंग की पत्नी और बाकी बचे लोगों को दूसरे डिब्बे में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिन लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज वही लोग उन्हें अपने बीच रखने तक को तैयार नहीं थे। यहीं से साफ हो जाता है कि इस ट्रेन में सबसे खतरनाक सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं थे, बल्कि इंसानों का डर और स्वार्थ भी किसी वायरस से कम नहीं था। डोंग की मौत के बाद उसकी प्रेग्नेंट पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। वहीं सियोक के अंदर उन स्वार्थी लोगों के लिए गुस्सा भर चुका था, लेकिन इस समय लड़ने से ज्यादा जरूरी था जिंदा बचना। दूसरी तरफ वह बुजुर्ग महिला अपनी बहन की मौत का सदमा सहन नहीं पा रही थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब लोगों ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इंसानियत को दरकिनार कर दिया था। आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे लॉक खोल दिया। अगले ही पल ज़ॉम्बियों
जोम्बियों का पूरा झुंड डिब्बे के अंदर घुस आया। अब वही लोग जो कुछ देर पहले खुद को सबसे सुरक्षित समझ रहे थे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा चीखों से भर गया और लगभग सभी लोग जोम्बियों का शिकार बन गए। उधर ट्रेन लगातार बुसान की तरफ बढ़ रही थी। बाहर का हर शहर धुएं, आग और तबाही में बदल चुका था। जहां तक नजर जाती सिर्फ अफरा तफरी ही दिखाई दे रही थी। इसी बीच खबर मिलती है कि बुसान में सेना ने हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया। यह सुनकर सभी के मन में एक बार फिर उम्मीद जाग जाती, लेकिन तभी ड्राइवर पटरी पर बड़ा मलबा देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। वह तुरंत नीचे उतरता है और आसपास कोई दूसरा इंजन ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद उसे एक सुरक्षित इंजन मिल जाता है और वह उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लेता है। उधर सियोक, सू, आन, डोंग की पत्नी और बेघर आदमी ट्रेन से उतरकर ड्राइवर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ टॉयलेट में छिपा किम और कंडक्टर बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन किम की असली सोच अब सबके सामने आने वाली थी। वो झूठ बोलता है कि बाहर सब सुरक्षित है और कंडक्टर से कहता है कि पहले वही बाहर जाकर देखे। जैसे ही कंडक्टर बाहर झांकता है, किम उसे ज़ॉम्बियों की भीड़ में धक्का दे देता है और खुद जान बचाकर भाग जाता है। इधर ड्राइवर इंजन लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक सामने से आग में जलती हुई एक दूसरी ट्रेन पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई देती है। कुछ समझ आता उससे पहले ही दोनों ट्रेनें जोरदार टक्कर मार देती हैं। भयंकर धमाके के साथ दोनों ट्रेनें पलट जाती और चारों तरफ मलबा फैल जाता है। इसी हादसे में ताए, जून और उसकी गर्लफ्रेंड दो ट्रेनों के बीच फंस जाते हैं। ताए, जून किसी तरह एक खाली डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। मजबूरी में वह औजार से खिड़की तोड़ने लगता है। उधर किम फिर अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले उसी डिब्बे में घुस जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में वह जिन ही को सीधे ज़ॉम्बियों की तरफ धक्का दे देता है। ताए, जून अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में जिन ही भी वायरस की चपेट में आ जाती है। यह देखकर ताए, जून पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसके पास दुख मनाने का भी समय नहीं, क्योंकि अगले ही पल ज़ॉम्बी उसी पर हमला कर देते हैं। उधर किम फिर एक बार सबको छोड़कर अकेला इंजन की तरफ भाग जाता है। उसके लिए अब भी सबसे ज्यादा कीमती चीज सिर्फ उसकी अपनी जान। ट्रेन हादसे के बाद चारों तरफ सिर्फ मलबा, आग और ज़ॉम्बियों की चीखें सुनाई दे रही थी। सियोक, सू, आन, डोंग की पत्नी और बेघर आदमी किसी तरह इस तबाही से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सियोक और सू, आन भारी मलबे के नीचे फंस जाते। सियोक पूरी ताकत लगाकर मलबा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जरा भी नहीं हिलता। उधर खिड़कियों के शीशे लगातार टूट रहे थे और ज़ॉम्बी किसी भी पल अंदर घुस सकते थे। ऐसे में बेघर आदमी बिना अपनी जान की परवाह किए ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है। वह जानता था कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन अगर वह कुछ सेकंड भी उन्हें रोक ले तो बाकी लोग जिंदा बच सकते हैं। उसकी इस कुर्बानी की वजह से सियोक आखिरकार मलबा हटाने में सफल हो जाता है और सू, आन व डोंग की पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। कुछ ही पल बाद बेघर आदमी ज़ॉम्बियों की भीड़ में हमेशा के लिए खो जाता है। अब तीनों किसी तरह इंजन तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उसे स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। सैकड़ों ज़ॉम्बी इंजन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इंजन से लटक जाते हैं और देखते ही देखते उनके शरीर एक लंबी चेन की तरह पीछे जुड़ने लगते हैं। उनका वजन बढ़ने की वजह से इंजन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। यह देखकर सियोक तुरंत बाहर निकलता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बियों के हाथों पर लात मारकर उन्हें नीचे गिराने लगता है। एक एक करके कई ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं और इंजन फिर से रफ्तार पकड़ लेता है। सियोक राहत की सांस लेते हुए इंजन के केबिन की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि अंदर कंडक्टर होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर किम मौजूद था, लेकिन अब वह खुद भी वायरस की चपेट में आ चुका है। शुरुआत में किम मदद की भीख मांगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में संक्रमण पूरी तरह फैल जाता है और वह ज़ॉम्बी बनकर सियोक पर टूट पड़ता है। सियोक पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है, लेकिन इसी हाथापाई में किम उसे काट लेता है। अब सियोक समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, फिर भी वह घबराता नहीं। उसे सबसे पहले डोंग से किया अपना वादा याद आता है। वह इंजन का कंट्रोल डोंग की पत्नी को समझाता है और उसे बताता है कि ट्रेन को सुरक्षित कैसे रोका जाएगा। इसके बाद वह अपनी बेटी सू, आन के पास जाता है। आंखों में आंसू लिए वह उसे आखिरी बार गले लगाता है। वह सू, आन से कहता है कि अब से हमेशा आंटी की बात मानना और उनका ख्याल रखना। सू, आन रोते हुए बार बार अपने पापा को रुकने के लिए कहती है, लेकिन सियोक जानता था कि अगर वह वहीं रुका तो सबसे बड़ा खतरा वही बन जाएगा, इसलिए वह खुद ही इंजन से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे वायरस उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। उसी दौरान उसकी आंखों के सामने सू, आन के बचपन की यादें घूमने लगती हैं। उसे अपनी बेटी के साथ बिताया हर खूबसूरत पल याद आता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वह आखिरी बार अपनी बेटी को देखता है और फिर खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। इधर डोंग की पत्नी और सू, आन किसी तरह इंजन को लेकर बुसान के पास पहुंच जाती है, लेकिन सुरंग के बाहर तैनात सैनिक उन्हें दूर से देखकर ज़ॉम्बी समझ लेते हैं और उन पर निशाना साध लेते हैं। ऊपर से आदेश भी मिल जाता है कि अगर सामने ज़ॉम्बी हो तो बिना देर किए गोली चला दी जाए। जैसे ही सैनिक ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, उसी समय सुरंग के अंदर से सू, आन की मासूम आवाज सुनाई देती है। वह वही गाना गा रही थी जो वह हमेशा अपने पापा को सुनाना चाहती थी। गाना सुनते ही सैनिक समझ जाते हैं कि सामने इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं। वे तुरंत गोली चलाना रोक देते हैं और दोनों को सुरक्षित अंदर ले जाते हैं। इसी के साथ ये दिल छू लेने वाली कहानी खत्म होती है।